उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। पिछले वीडियो में हमने हॉस्पिटल का जाना था और उसका क्लासिफिकेशन, उनका पार्ट वन को जाना था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एमसीक्यू किस तरह के आते हैं, जो आपके एग्जिट एग्जाम में कह लीजिए या कंपटीशन एग्जाम में, या तो फिर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इन सब चीजों को कंप्लीट हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी में इंटरनेशनल सिनेरियो। व्हाट डू मीन द इंटरनेशनल सिनेरियो? इंटरनेशनल सिनेरियो को हम आपको समझने के लिए एक तरह का हम समझ सकते हैं कि जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी कितना आगे है इंडिया से, बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसी तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो हम इंटरनेशनल चीज़ों को इस तरह से जानते हैं, या इसलिए हम जानते हैं ताकि हम उनसे सीख सके और उनसे डेवलप कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल पे कह लीजिए, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम नेशनल लेवल पे जो हमारे इंडिया का है, और वही हेल्थ केयर सिस्टम अगर अमेरिका चले जाएंगे या वेस्टर्न देश चले जाएंगे, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है, एक सिस्टम ही की वजह से चल रहा है। तो उनको पहले हमें जानना जरूरी है कि वहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो यही चीज हम जानते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, कि अदर के देशों में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फार्मेसी का क्या वैल्यू है, या किस तरह से और कैसे चलता है। सबसे पहले देखें, जो हॉस्पिटल फार्मेसी है बहुत ही ज्यादा डेवलप है। जैसे कि कंट्री ले लीजिए, यूएसए या तो फिर ब्रिटेन। इसमें क्या होता है कि एवरेज जो सैलरी होता है वह, इसमें आप देख सकते हैं कि 1,25,838 रुपया डॉलर होता है पर ईयर। समझ रहे हैं? इसको अगर यहाँ पे कन्वर्ट कीजिएगा 80 से, कितना हो सकता है? बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इंडिया की बात करें, अगर रियलिटी में कितना सैलरी मिलता है आप लोगों को, अगर पास आउट होके जाएंगे स्टार्टिंग में कितना मिलेगा? 10 से वही 12,000, या तो फिर कह लीजिए 12 से 15 के अंदर स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। यही चीज अगर आप कनाडा में देखेंगे, जैसे कि आपको पैसा देता है तो उस हिसाब से कंपटीशन भी होता है। कनाडा में अगर आप फार्मासिस्ट बनेंगे तो आपको पहले तो बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो क्या आपकी डिप्लोमा करेंगे फिर भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेकिन लेकिन सुन लीजिए, अभी क्या है, एग्जिट एग्जाम लग गया है। कनाडा में पहले से ही था कि नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू एग्जामिनेशन लेगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि आप क्या है, आप लोगों को एग्जिट एग्जाम लग गया, एग्जिट एग्जाम देंगे तभी आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। एक हिसाब से आप लोगों के लिए बेनिफिट भी है एग्जिट एग्जाम। इससे क्या होगा, आपके फील्ड में जो इधर उधर या तो फिर नॉर्मल पास हो जाते थे उनके लिए टफ हो जाएगा, और जो सिर्फ पढ़ने के लिए आते नहीं, हमें डी फार्मा सीरियसली करना, उनके लिए तो सही है। देखिए, ये जो नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें, तो इंटरनेशनल में ये चीज आपको बताया गया है कि पेटेंट का जो है बहुत ही ज्यादा है। इसी को अगर डिटेल में आपको जानना है कि एमसीक्यू बेस्ड पे, या तो फिर कह लीजिए आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करना है, तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके वहां पे इसका क्लासेस डिटेल में ले सकते हैं। देखिए, साथ में ये क्या है, अमेरिकन सोसाइटी हेल्थ सिस्टम क्या काम करता है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको ऐप पे डिस्कस किया गया। अब देखिए, नेशनल सिनेरियो की बात करें, नेशनल मतलब कि इंडिया में किस तरह से चढ़ता है। आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा करें तो फार्मासिस्ट क्या है, पुअर कंडीशन है, कंडीशन उतनी सही नहीं है। क्या सैलरी अप्रोप्रिएट मिलता है? क्या आपको सैलरी 25,000 30,000 स्टार्टिंग मिलता है? नहीं देता है। गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट में तो दे ही देता है, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो क्या है, स्टार्टिंग आपको 15-16 ही दे देता है। देखिए, साथ में ये चीज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो फार्मासिस्ट है फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में, ये रियलिटी है। आप देखे होंगे कि जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी मस्ट है, आपको चाहिए ही, तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे। बैचलर कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए, तब तो आप कर ही सकते हैं। और साथ में देखे होंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फार्मेसी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फार्मासिस्ट और मेडिसिन का कह सकते हैं कमी है। अब देखे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चले जाते हैं जो एक लोकल लेवल पे है, वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट नहीं मिलेगा। ये है आपका नेशनल सैलरी, ये हमारी कंडीशन है किसमें, इंडिया की। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कह लीजिए कि हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना लेते हैं। ये हमें 1 2 3 4th फ्लोर तक हम बना लीजिए, मान लीजिए ये 4th फ्लोर है। अगर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी यहाँ पे 4th फ्लोर पे खोल देगा तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो इन पेशेंट है या तो फिर जो वहां पे एडमिट है वही ले लेंगे, लेकिन बाहरी पेशेंट क्या करेंगे? ऐसा थोड़े, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। 4th फ्लोर पे जाना अवॉइड करेंगे, और उसी के सामने अगर एक हॉस्पिटल खुला फार्मेसी खुला हो, तो वहाँ से ईज़िली दवाई ले सकें। तो हम ऐसे जगह पे हॉस्पिटल ले सकते, हॉस्पिटल फार्मेसी का ये करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मतलब कि उसमें डालते हैं जो कि आपको ओ पेशेंट मतलब आउट पेशेंट जो है उसको भी ईज़िली दे सके, और जो इन पेशेंट है उसको भी ईज़िली हम डिस्पेंसिंग कर सकें। अब देखते हैं। देखिए, ऐसा एरिया में लोकेटेड होना चाहिए जो कि हम ईज़िली एक्सेसिबल कर सकते हैं। एक्सेसिबल मतलब कह सकते हैं कि हम इजीली से हम ले सकते हैं उसे दवाई को। फिर ये ऐसा है
ये बिग हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रीफर लोकेटेड, अगर मान लीजिए बड़ा हॉस्पिटल है तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में हम प्रीफर करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में करें। क्यों? इसलिए कि जो बाहरी पेशेंट आता है उसको भी इजी हो और इजीली से वो दवाई ले सके, ना कि परेशानी ना हो। आपको अगर फोर्थ फ्लोर में दे देगा तो क्या होगा, बाहरी पेशेंट आपको क्या परेशानी हो जाएगी। फिर आता है उसका रिक्वायरमेंट जो है हॉस्पिटल एरिया का कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर मान लीजिए 50 बेड का है तो 205 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अगर 100 बेड का है तो 630 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका 200 बेड का है तो 1180 स्क्वायर फीट में हॉस्पिटल फार्मेसी होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए ये अगर आपका फॉलो नहीं होगा ना, और मेडिकल टीम आएगी और वो इसको चेक करके जाएगी, तो यहाँ फाइन लगा के चला जाएगा। इसीलिए एक एक तरह का मान लीजिए कह सकते हैं स्टैंडर्ड दिया गया है कि इसी के हिसाब से ही आपका हॉस्पिटल फार्मेसी बनना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि आपको जो 50 बेड का जो बेड का हॉस्पिटल है मान लीजिए, तो कितने फार्मासिस्ट का जरूरत होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे अगर, तो अगर 100 बेड का अगर मान लीजिए आपको हॉस्पिटल है तो कितना फार्मासिस्ट हमें चाहिए। इनके बारे में कंप्लीट आपको मैं बता दूं कि कंप्लीट डिस्कशन में और मतलब डिटेल में बात किया गया किसमें, उदित फार्मेसी के ऐप पे। इसी का अगर आंसर देखें तो ये क्या है, आपको 3 बेड अगर है, मतलब 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट चाहिए, 100 बेड है तो 5 चाहिए, 200 बेड है तो 8 चाहिए, 300 बेड है तो 10 चाहिए और 500 बेड है तो 15 चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपके चाहे एग्जिट एग्जाम ले लीजिए या तो फिर आपका फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछ लेता। देखिए, इनको इंडिया की बात करें तो ये फॉलो होता, बिल्कुल नहीं फॉलो होता, लेकिन ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आपको अगर हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपको ये सारी चीज फुलफिल डॉक्यूमेंटेशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो एरिया होता है कि किस तरह, मतलब एरिया कौन कौन से एरिया होना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से एरिया होना चाहिए। सबसे पहले तो इन पेशेंट सर्विस का एरिया होना चाहिए, आउट पेशेंट एरिया का सर्विस होना चाहिए। फिर आपको जो स्टोर रूम होना चाहिए, स्टोर रूम में हम अपना दवाई रखेंगे। साथ में ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस होना चाहिए। जैसे देखा होंगे कि आप जाते हैं तो एक तरह का एक चार्ट लगा रहता है, वहां पे ड्रग का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, इस तरह का सर्विस होना चाहिए। आपके पास रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर मतलब कह लीजिए फ्रीज भी होना चाहिए। जो मेडिसिन आपको देखे होंगे कि ज्यादातर आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रहे या रूम टेम्परेचर रखे, या जो वैक्सीन है उसको रखने के लिए कोल्ड एरिया चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए ये सारी चीज आपका रिक्वायरमेंट है, चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। आप बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें, एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं। तो आप अगर बीइंग ए गुड फार्मासिस्ट तो सबसे पहले तो लोगों से, वहां पे जो स्टाफ है उसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट, आपको मेडिसिन देना है, कंपाउंड करना है, प्लस आपका जो स्ट्रेस कितना है, ये सारी चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, सबसे पहले इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज है कि जो फिजिशियन आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको अच्छे से पढ़े तभी आप दवाई दें। सेकंड है ये चीज आपको एजुकेट करे, किसको, जो मेडिसिन के बारे में, अगर नई नई मेडिसिन आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अदर स्टाफ है उसको किस तरह से मेडिसिन को यूज करना चाहिए, किस तरह से देना है, वो चीज आपको जो नर्सिंग है उनको बताना आपकी जिम्मेदारी है। साथ में जो पॉलिसी है ड्रग से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए आपके रिसर्च प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखें तो प्लानिंग करना चाहिए, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन में जो कि आपको क्लिनिकल ट्रायल में आता है उसमें प्लानिंग किस तरह से करते हैं। मेंटेन रखना चाहिए आपको मेडिकल रिकॉर्ड, आपको मॉनिटर रखना चाहिए जो एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, यही एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट क्या होता है इनके। अब नेक्स्ट जानते हैं कि इसका जॉब क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वर्कलोड क्या है। और इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हम उन्हें कहेंगे जैसे कि आप डिपार्टमेंट, आपका फार्मेसी अलग है, नर्सिंग का अलग है, लैब वाले का अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है। इन सब चीजों को किस तरह से हमें मेंटेन रखना चाहिए, ये सारी चीज इसमें हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। पहले देखिए, फार्मासिस्ट है तो पहला काम क्या है, आपको दवाई देना। दूसरा है क्वालिटी टेस्टिंग, उसका क्वालिटी टेस्टिंग करना, फॉर्मुलेशन करना, रीफॉर्मुलेशन करना डोसेस फॉर्म का, प्लस मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना है किसका, ड्रग सेफ्टी को। देखिए, मॉनिटरिंग करना और ड्रग सेफ्टी का क्या होता है, कोई ड्रग अगर आपको ज्यादा रिएक्शन दे रही है, ज्यादा साइड इफेक्ट दे रही है, तो आपको एक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाके आपको कंप्लेन करना होता है कि भैया ये वाली दवाई हमारे हॉस्पिटल में अगर यूज हो रही है तो ये ज्यादा आपको इफेक्ट दे रही है। तो ये सारी चीज जो है
आपको बताने की ज़िम्मेदारी किसका रहता है? फार्मासिस्ट का ही रहता है। साथ में आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो मेडिसिन आएगा या मेडिसिन हम किस तरह से ला सकते हैं, डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, जो कम अमाउंट पे दे पेशेंट को और अच्छा मेडिसिन दे। ऐसा नहीं करेंगे कि भैया हम ₹100 का मेडिसिन ले रहे हैं और पेशेंट को हम 50 में दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल वाले को तो घाटा लग जाएगा, 2 दिन बाद आपको निकाल देगा। तो इसमें आपको ऐसा चीज़ करना है कि अगर मान लीजिए वही चीज़ एग्ज़ाम्पल दूसरा एग्ज़ाम्पल से ले लेते हैं। आपने क्या करा, 1-1 हज़ार रुपए वाला मेडिसिन ला के रख दिया। ओनर को थोड़े पता होता है कि मान लीजिए इस कंपनी से लेंगे तो कम होगा। अगर मान लीजिए ओनर ऐसा फील्ड से है जो मेडिसिन से उसे नॉलेज ही नहीं रखता। आप अगर हज़ार-हज़ार रुपया वाला रखेंगे दवाई तो कोई लेगा? नहीं लेगा। तो इसका प्रिपरेशन मतलब बजट प्रिपरेशन करना चाहिए कि हमें 50 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए। ये सारी चीज़ ज़िम्मेदारी भी आपकी ही रहती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है अगर हम बात करें तो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 133 पेशेंट पे दिया जाता है, जैसे कि चाहे वो इंक्लूडेड इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो एडमिट होता, आउट पेशेंट जो आया और गया। नेक्स्ट देखें तो रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल मतलब देखिए, नेक्स्ट पे ये चीज कहता है कि कोऑर्डिनेट और कोऑपरेटिव करना चाहिए अदर डिपार्टमेंट में जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होता, एक इफेक्टिव डिस्पेंसिंग नहीं दे सकते। जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं, अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई लिखा, आपने नर्स को दे दिया और दोनों का कॉन्डिशन सही नहीं है, वो अगर उल्टा दवाई दे दिया, उसको अगर इंजेक्शन दे दिया, तो ज़िम्मेदारी आप पे आ जाएगी। वो अगर कह दिया कि नहीं वहाँ से मैंने लाया हूँ, उसने यही दवाई दिया, तो ज़िम्मेदारी क्या आप पे आ जाएगी। तो इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे या एक-दूसरे से अच्छे से बात करके, अच्छे से हम अगर मेल-मिलाप करके चलेंगे, तो हमारे लिए अच्छे से हम उसे डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जॉब मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आप पे ज़िम्मेदारी होगी। अब देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है जीपीपी मतलब जीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एमसीक्यू में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कह लीजिए या तो फिर आपका एग्जिट एग्जाम में या कंपटीशन में ये सारी चीज पूछ लेता है। इनका आंसर क्या होगा? आंसर जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आंसर की बात करें अगर हम, तो जीपीपी का फुल फॉर्म है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कह सकते हैं कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किसके लिए है? कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए क्रिएट किया गया। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? आईपीएफ। आईपीएफ मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जो कि 1992 में क्रिएट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि होल हेल्थ केयर सिस्टम को, मेनली क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा प्रोवाइड करना और पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम दे सकते हैं। जैसे इसका अगर देखें तो क्या है, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट और प्रिवेंट अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? जैसे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज कहा गया है, आपको बताया जाता है कि अगर कोई दवाई मान लीजिए कि किसी को एलर्जी करता, तो वहां पे हम वो दवाई उसे रोक देंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे रुके नहीं और उसे देते रहे, तो एलर्जी क्रिएट करते करते एक टाइम आएगा कि पेशेंट को सीवियर केस आ सकता है। ये सारी चीज आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, गुड फार्मासिस्ट में देखें नेक्स्ट वन, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए जो आपका हेल्थ प्रोग्राम में हो। किसके लिए? पब्लिक हेल्थ और जो प्रिवेंटिंग डिजीज है उसको रोकने के लिए। ये सारी चीज आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आता है। अब हम जान लेते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। आपको पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट का एक रोल फार्मेसी में एक हीरो जैसा होता है, कि सारा काम उसका ही रहता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका रोल देखें तो क्या होता है, प्रिपरेशन, स्टोरिंग, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंसिंग, एक तरह कह सकते हैं सारा काम जो होता है ज्यादातर फार्मासिस्ट होता है। साथ में इसका ये चीज होता है, प्रोवाइड करता है इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी। और नेक्स्ट देखें तो ये मेंटेन और इम्प्रूव करता है प्रोफेशनल नॉलेज को। नेक्स्ट देखते हैं तो कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ये इंप्रूव करता है। फार्मासिस्ट ही एक ऐसा इंसान होता है जो उसे कंप्लीट दवाई के बारे में नॉलेज होता है और किस तरह से काम करता है, लिगेंड किस तरह से काम करता है, बाइंडर किस तरह से काम करता है, इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट उसे नॉलेज होता है। जब उसे नॉलेज होता है तो उसे पता होगा जिस चीज का, अगर मान लीजिए आपने पेन बनाया, अगर कोई कमी हो जाती है तो आप इजीली से सही कर सकते हैं। और यही चीज अगर कोई अदर बनाया होगा तो उसको पता नहीं होगा, पहले जांच करना पड़ेगा क्या होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगी। उसी तरह आप दवाई के बारे में पढ़ के आते हैं, तो आपको टेम्पोररी मोमेंट पे, किसी को इमरजेंसी मोमेंट पे, किसी को अगर चाहिए कोई दवाई, जैसे एग्जांपल पे मान लेते हैं कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि एजिथ्रोमाइसिन चल रहा था, एजिथ्रोमाइसिन चला और साथ में पीसीएम दिया था
और मान लीजिए एक मल्टीविटामिन या तो फिर जिंक का टेबलेट चला। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाया किसने बनाया? डॉक्टर ने दिया होगा। डॉक्टर के साथ हेल्प किसने करा होगा? फार्मासिस्ट ने करा होगा। फार्मासिस्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं होगा। एजिथ्रोमाइसिन का क्या काम था? आपका एंटीबायोटिक की तरह काम करता था। ये बुखार को सही करता था, ये आपको इम्यूनिटी में हेल्प करता था, जिससे कारण कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिलता। ये सारी चीज आपको अगर जरूरत पड़ी तो ये सारी चीज रोल होता है फार्मासिस्ट का, ये आपको बना के दे। साथ में इमरजेंसी प्लान फॉर मेडिसिन स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि जो आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हार्ट का बीमारी हो रहा है या कोई इमरजेंसी क्रिटिकल आईसीयू में जो लोग होते हैं, उनके लिए पहले से ही स्टोरेज करके रखना कि कितना हमें चाहिए। मान लीजिए आपको 10 डे ऐसा पेशेंट आता है जो हार्ट के पेशेंट आते हैं, तो फार्मासिस्ट का ये जिम्मेदारी है कि दवाई एक्स्ट्रा में रखना। ये चीज नहीं करेंगे कि हम चलो ठीक है पेशेंट आ रहा है उस वक्त हम कहीं से मंगा लें, वो चीज नहीं होता। आपको पहले से ही प्लान करना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब हम जानते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। इसमें सबसे पहले आता है FIP, जिसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ये जो है ग्लोबल लेवल पे एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि WHO क्या करता है, आपको पूरे हेल्थ पे काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ लेवल पे काम करता है, एक कह सकते हैं हेल्थ पे काम करता है WHO। उसी तरह FIP काम करता है फार्मासिस्ट के लिए, स्पेशली जो फार्मासी प्रोफेशनल है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका स्टेब्लिश कब हुआ था? आपका 1912 में। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड में। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि कब हुआ था? 1912 में। और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। देखिए इसका मेनली आपको क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या? फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करना ग्लोबल लेवल पे। इनका मेनली 6 स्टेटमेंट कवर करता है एरिया है जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का। पहला आपका प्रोक्योरमेंट क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग जो है प्रिस्क्राइबर के लिए, प्रिपेयर एंड डिलीवरी मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन, और साथ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन सब चीज को उदित फार्मेसी के ऐप में डिटेल में डिस्कस किया गया। अगर प्रोक्योरमेंट अगर आपका आ जाता है तो कितने तरह के होते हैं, किस तरह का प्रोसेस है, इन सब चीज को उदित फार्मेसी के ऐप पे वहां पे डिस्कस किया गया। अब नेक्स्ट आता है कि AHSP, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। मतलब कि अमेरिका का जो सोसाइटी है हेल्थ केयर फार्मासिस्ट के लिए किस तरह से बना हुआ है या क्या चीज हो। देखिए इसका जो फाउंडेशन की बात करें, ये 1942 में बना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम आए। ऑप्टिमल आउटकम मतलब कह सकते हैं कि कम मेडिसिन पे या तो फिर कम बजट पे या ऐसा मेडिसिन हम दे जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट ज्यादा दे। थेरेपेटिक का मतलब साइड इफेक्ट कम दे और इफेक्ट ज्यादा दे, इस पे फोकस करती थी एक तरह का ये सोसाइटी थी। देखिए ये क्या करता है कि आपको सपोर्टिंग करता है किसके लिए? हॉस्पिटल फार्मेसी जो प्रैक्टिस है हॉस्पिटल में या तो फिर हेल्थ केयर सिस्टम में या एम्बुलेटरी क्लिनिकल केयर में, इसका सपोर्ट रहता है। इनके बारे में भी डिस्कस में आपको डिटेल में डिस्कस किया गया। देखिए फिर आता है NAQS। NAQS का आता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। देखिए क्वालिटी मतलब क्या है, एश्योरेंस का मतलब कह सकते हैं किसी चीज को हम जांच कर, ये एक तरह का कह सकते हैं नेशनल लेवल पे है, जो कि आपको किसके द्वारा चालू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो टॉप परफॉर्मिंग फैसिलिटी एंड इनहांस हॉस्पिटल रियलिबिलिटी इन सोसाइटी। जैसे कि इसका गाइडलाइन करेंटली अवेलेबल किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जब ये गवर्नमेंट के लिए है तो अप्लाई ज्यादा पहले क्या करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC, CSC और अर्बन हॉस्पिटल है। इसके गाइडलाइन पूरा 8 है। जैसे 8 सबसे पहले है कि सर्विस प्रोविजन, पैसेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक तरह का एक टॉपिक है, उनमें से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम्स, ये सारी चीज इनका कह सकते हैं NAPS के अंदर आता है। NABH का फुल फॉर्म अगर देखते हैं नेशनल एक्रेडिटेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि NABH लगा होता है। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में सुना होगा NAC, ये NAC ग्रेड 2, NAC ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जितना ग्रेड 1 है तो इसका मतलब कि वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसी तरह NABH से वेरीफाइड होता है। NABH क्या करता है? पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ सर्विस को मॉनिटरिंग करता है ताकि पेशेंट को एक सही सर्विस मिले और सही जगह से मिले। ऐसा नहीं कि आपने हॉस्पिटल में लिखा दिया कि वहां पे ऑपरेशन होता है, वहां पे डॉक्टर प्रेजेंट ही नहीं हो। इसका काम क्या होता है कि ये पूरा पेशेंट को एक तरह का क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसका स्टेब्लिश की बात करते हैं, ये 2006 में इसका स्टेब्लिश हुआ है। इसका जो फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ था आपको 2006 में, उसके बाद देखिए अब करंट में की बात करें तो इसका जो 6th एडिशन ऑफ NABH इफेक्टिव है इंडिया में।
स्टैंडर्ड क्या करता है, वो भी इवैल्यूएशन करता है, सर्टिफिकेशन करता है एनएबीएच बेस्ड, किसके आधार पर एनएबीएच देता है कि ये वेरीफाइड है एनएबीएच, नेशनल और इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। एनएबीएच किस में अप्लाई होता है, हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक जो है सेंटर में, और साथ था ब्लड जो है बैंक में, इसमें भी एनएबीएच आपको अप्लाई होता है। एक तरह कह सकते हैं कि एक तरह का ये रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, या तो फिर कह सकते हैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 मार्क का एग्जाम हुआ, और उनमें से आपने क्वेश्चन करके यार आपको 60 मार्क आए, तो इसका मतलब क्या है, आप फर्स्ट डिवीजन है। उसी तरह है, हॉस्पिटल को रिवीजन करता है, देखता है, क्वालिटी को चेक करता है, उसके बाद ही फिर ये वेरीफाइड करता है। एनएबीएच है, ये सारे चीजों को वो क्या करता है कि फॉलो करता है स्टैंडर्ड, जैसे कि असेसमेंट, केयर ऑफ पेशेंट, मैनेजमेंट मेडिकेशन, इन सब चीजों को उदित फार्मेसी के ऐप में कंप्लीट डिस्कस किया गया है डिटेल में। और इनमें से कौन सा क्वेश्चंस आते हैं जो आपका कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या तो फिर नेशनल लेवल पे जो एग्जाम पे होते हैं, इन सब चीजों को कंप्लीट आपका उदित फार्मेसी में आपको डिस्कस किया। देखिए, ऑफर में लिमिटेड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको चल रहा है। अगर आप सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपको अगर स्टडी हार्ड मटेरियल में चाहिए तो इसमें भी आप ले सकते हैं। और आप अगर गवर्नमेंट पास आउट हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट फार्मेसी का वैकेंसी आया हुआ हो, अगर तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला खरीद सकते हैं। और आप सेकेंड ईयर में अपियरिंग है तो उनके लिए आप डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप में। आप बताइए कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टॉप क्या है कि आप गूगल पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, और फिर वहां पे क्या करेंगे, उदित फार्मेसी के क्लासेस को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अपना नाम और ईमेल आईडी देंगे, फिर आप स्टोर में जाके आप वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और साथ में कोई भी क्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।